एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेई ऑल्सो नोन एज ब्लैक बुक। लो जी, बुक का नाम ले लिया और अब वो लोग आते ही होंगे जो लोग बोलेंगे हैं ये तो बिक गया। उस बुक की बात नहीं कर रहा, पर इस बुक की बात जरूर कर रहा है। कितने पैसे मिले हैं बता बता ना। बोल क्यों नहीं रहा? ओ भैया रुक जाओ, अगर आप ये बुक यूज़ करना सीख गए तो बाकी बुक्स अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज वीजी सर एंड पीजे सर की इस बुक के ऊपर जो भी डिस्कशन है, या इस बुक पे बेसिकली डिस्कशन करेंगे, एंड इस बुक का एक मस्त प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। एक और एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, अगर वायरल गया तो ठीक है, डेफिनेटली ऐसे और वीडियोस प्लान कर सकता हूँ। बातें बहुत हो गई, एनालिसिस शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले तो कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, पता चला कि ये वीडियो मेरी लास्ट राइड बन जाए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो प्योरली मेरे इनसाइट्स हैं। ऑल्सो ये बुक ऑलरेडी काफ़ी फेमस है जेई एस्पिरेंट्स में, तो मेरे जैसे गरीब क्रिएटर्स से प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक को। वैसे भी वीडियो में गरीब बोल दिया, अब वायरल नहीं हुई तो देख लेना, मतलब आप लोग फिर गरीबों को हेट करते हो। देयर यू गो, आई हैव सेड इट, ठीक है। दीज आर जस्ट जोक्स। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर फ्लो में एट एनी पॉइंट मैं इस बुक को क्रिटिसाइज कर देता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऑथर्स को हेट या डिस कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैंने इन दोनों टीचर्स से काफ़ी कुछ सीखा है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। कभी इंटरेस्टेड हुई पब्लिक तो बात करेंगे इस बारे में कि कौन से टीचर्स ने मुझे करियर में काफ़ी मेरे करियर में काफ़ी हेल्प की है। लाइक आई सेड, ये मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियंस या इंसाइट्स हैं, तो मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लिया जाए, ये बात मैंने मुंह फाड़ के बक दी है, ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ की ब्लैक बुक है क्या? इजी सिंपल सा आंसर है इसका, नाम में ही लिखा है एडवांस प्रॉब्लम्स। इतना समझने के लिए शर्लॉक होम्स जितना दिमाग नहीं लगाना है कि ये एक प्योर शुद्ध प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक है। ये बुक मान के चलती है कि आपने किसी और सोर्स से थ्योरी पढ़ा हुआ है और आप अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए रेडी हो, ठीक है। तो इसी बात से समझ आ जाना चाहिए कि बिगिनर्स के लिए ये बुक डिफिकल्ट फील हो सकती है एंड थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग भी हो सकता है ये एक्सपीरियंस। मेरे ओपिनियन में इस बुक का बेस्ट यूज सिलेबस एक बार कंप्लीट करने के बाद है, प्रेफरेबली सिलेबस एंड एक रिवीजन के बाद प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है ये बुक मेरे हिसाब से। अगेन, जहां सेंगेज जैसी बुक्स अगर ढंग से यूज किया जाए तो एक प्राइमरी रिसोर्स की तरह यूज किया जा सकता है, वहीं ब्लैक बुक एक सप्लीमेंट्री टूल है। आई थिंक एक प्रॉब्लम से बेटर समझ में आएगा। ओके, सो प्रॉब्लम आपके सामने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे हमें बेसिकली एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं एंड एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और हमें इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इन केस यू आर वंडरिंग, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोर्स अगर प्रॉब्लम देख के नहीं समझ आए तो फिर तो वही मुश्किल है। तो डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है उसमें ये आई थिंक सब्जेक्टिव जो एक्सरसाइज है, जो शायद एक्सरसाइज जो भी लास्ट एक्सरसाइज है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, बट उसका क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है। अलग अलग एडिशन में अलग अलग हो सकता है। मेरे पास जो किताब है मैं बहुत पहले देखी थी, तो या आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यार, ये आपको सवाल ही देख रहे हो आप, इतना लंबा चौड़ा सा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक बार को क्या होता है ना, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये टेक्स्ट बुक जो है ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। अब इस बात को ईगो पे नहीं लेना होता है कि हम बिगिनर, हमें ऐसे कैसे बोल दे रहे हो। नहीं, मैं ये बस कह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है, और जब आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होगी, होपफुली डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा रिसोर्स यूज़ किया है, आपके पास उतना नॉलेज होगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। जबकि एक बिगिनर अगर ऐसा कुछ देखता है तो यार ये बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है। मैं मतलब दूसरों की क्या बात करूँ, अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस मतलब आगे देखते हैं क्या करना है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है वैसे। अगर इस प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो
मतलब आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसको हम ये सिंबल से, जनरली यही जो डेल्टा का सिंबल होता है उससे डिनोट किया जाता है, आपको डेल्टा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपसे एक और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। अब इसकी वैल्यू ऐसे देख के तो लग नहीं रहा है कि कुछ होगा, बट कहीं ना कहीं ये आपको फीलिंग आनी चाहिए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ही मतलब इसका रास्ता होके गुजरता है, ठीक है। तो ये आई नो बहुत ही बेसिक सा है, बट कभी कभार हम ये चीज़ें सोचते नहीं है, बेसिक सी चीज़ें। तो एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं, फिलहाल ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि मतलब हम कुछ सेंस बना पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो फटाफट ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। मैं एक जो रो है, रो 1 है, उसको ओपन कर देता हूँ, बाकी के मैं लिख दूंगा क्योंकि फिर लोग बोलते हैं वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत बातें करते हैं। तो वही है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, y का पावर 5 है, z का पावर 6 है, इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो सिर्फ z की ही पावर है, तो पहला टर्म आएगा y का पावर 5 एंड ये आएगा z का पावर 9, राइट। देन माइनस ये 5 है और ये y की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 + 3 8 हो गया, एंड z का पावर 6 रहेगा। ये अपना पहला एलिमेंट है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कहीं कुछ मिल सकता है कि अपने को। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये x का पावर 7 हो जाएगा, z का पावर 6 हो जाएगा, एंड फिर ये x का पावर 4 हो जाएगा, एंड देन z का पावर 9 हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे ये x का पावर 4 ही रहेगा, y का पावर 8 हो जाएगा, और माइनस x का पावर 7 है, 4 + 3, एंड y का पावर 5 है, ठीक है। ऐसे ही बाकी के एलिमेंट्स मैं तुरंत लिख देता हूँ, एंड फिर उसके आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ पे, एंड मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना, मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 टर्म्स है जो कि माइनस हो रहे हैं सब जगह, एटलीस्ट ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक नेचुरल थॉट ये भी आ सकता है ना, सिवाय ये करने के, कि इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके देखा जाए कि ये इक्वल टू 2 है, कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, R1 से ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास x आएगा और मल्टीप्लाई में आएगा y का पावर 5 एंड ये आएगा z का पावर 9 या z का पावर 9, जो मर्जी बोलते, बहुत ही बेकार हैंड राइटिंग आ रही है, माइनस y का पावर 8 है, एंड देन z का पावर 6 है, ठीक, माइनस y का स्क्वायर आ जाता है ये वाला एलिमेंट, एंड देन हमारे पास आएगा x का पावर 4 एंड z का पावर 9 माइनस x का पावर 7 एंड देन z का पावर 6, प्लस हम अगर इस एलिमेंट को ओपन करें इसके अबाउट, तो हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा x का पावर 4, y का पावर 8 और फिर माइनस x का पावर 7 एंड y का पावर 5। आई होप डिटर्मिनेंट ओपन करना आता होगा। लाइक आई सेड, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है और या जो ये जो पर्टिकुलर बुक है रादर, ये उनके लिए है जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हमें ऐसा कुछ कहीं भी देखने को मिल रहा है? अगर आप नोटिस करो, ये वाला जो सामान है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट। सिमिलरली हमारे पास ये अगर देखो तो ये एक्चुअली इसका नेगेटिव है। कहने का मतलब है, अगर मैं y स्क्वायर को प्लस लूं और यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली ये वाला सामान मिल रहा है, राइट। मैं फिलहाल के लिए तो फटाफट हटा ही देता हूं इसको। तो ये हो गया, एंड सिमिलरली ये वाला जो टर्म है वो हमें यहां पे भी मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को नोटिस कर पा रहे हो तो एक्चुअली ये जो पहले एलिमेंट्स हैं वो है कुछ नहीं, वो कोफैक्टर्स हैं। जैसे ये जो पर्टिकुलर चीज है ये कोफैक्टर है इस पहले एलिमेंट का, तो हम इसे C11 लिख सकते हैं। ये A11 अगर एलिमेंट है, हम ऐसे डिटर्मिनेंट में एलिमेंट लिखते हैं ना, A11 A12 वगैरह, तो अगर वैसे लिखा जाए तो ये C11 है, ठीक है। सिमिलरली ये नेगेटिव साइन के साथ ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये C12 है सेकेंड एलिमेंट का, और ये कोफैक्टर है थर्ड एलिमेंट का पहले रो में, तो C13 है। तो एक्चुअली यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, ये C11 है, ये C12 है और ये C13 है। सिमिलरली अगर आप नोटिस करें, जब हम इस एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर में एक नेगेटिव टर्म आएगा,
एंड देन उसके बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास वाई स्क्वायर जी का पावर 9 है जो कि एक नेगेटिव टर्म के साथ है, ध्यान रखना, एंड देन y का पावर 8 z का पावर 3 यहाँ पे। तो ये भी एक्चुअली C21 है। एंड सिमिलरली आप नोटिस करेंगे ये C22 है, ये C23 है। आपको वैसे नोटिस करना चाहिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ बट ये पैटर्न अगर आपने पकड़ा तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली अब इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है, पड़ा हुआ है तो इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा है। तो मैं ये सारा का सारा तामझाम क्लियर करता हूँ एंड जो हमारा जो मेन हमने ऑब्जर्वेशन निकाला है अब तक उसको मैं लिख देता हूँ। ओके, तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन में जो देखा, ऐसा मतलब वो दूरदर्शन जैसा साउंड कर रहा है ना, इस धारावाहिक में अब तक आपने देखा तो अगर वैसे देखा जाए तो हमारे पास इस टाइप का अगर एक डिटर्मिनेंट है 2-1, ये A22 है, ये A23 है। डिटर्मिनेंट को जनरली इस तरीके से डिनोट किया जाता है A31, A32 और A33। अगर इस तरीके का डिटर्मिनेंट है तो हमारे पास हमें जिस चीज की वैल्यू पूछी गई है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट बनाया गया है, ठीक है। अब इतना अगर आपने नोटिस कर लिया और आपने अगर पढ़ रखी हो चीजें तो यहां से कुछ नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए और आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। कैसे? देखो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और ये जो डिटर्मिनेंट है ये एग्जैक्ट ये वाली सेम चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ फटाफट लिख देता हूँ, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। सपोज ये डिटर्मिनेंट है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है। दोबारा पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ मैं बैड प्लानिंग आई गेस, थोड़ा सा इसीलिए स्क्रिप्ट करना चाहिए शायद मेरे को। लेट मी नो स्क्रिप्ट करना चाहिए या नहीं, मेरे को तो लगता है नेचुरल जो वीडियो है वो बढ़िया बनती है, बट एनी हाउ लेट मी नो। तो ये है हमारे पास, एंड देन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक और डिटर्मिनेंट है, क्या बोले इसको, लेट्स कॉल इट डेल्टा 1, ठीक है। डेल्टा 1 जो है वो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C बेसिकली कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया है। देन C31, C32 और C33। एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स में, बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि अगर ये डिटर्मिनेंट है एंड ये डिटर्मिनेंट है तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन ये होता है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो कोफैक्टर्स से बना हुआ है जो डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसके स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और आपके पास एक डिटर्मिनेंट जो कि कोफैक्टर्स से बना हुआ है तो उसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के स्क्वायर होती है। तो आई थिंक यहाँ से सिंपल सा क्लियर है कि ये जो हमें जो भी वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको, तो हमें जो भी वैल्यू चाहिए, साफ करते करते ये भी मिट गया है यार तो भाई प्रोफेशनल स्ट्रीमर या प्रोफेशनल बंदा, तो हमें जो ये चाहिए ये क्या है, ये कोफैक्टर्स है ना इसके। अगर ये कोफैक्टर्स हैं तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि इसका आंसर 4 है। नाउ अगेन मैं इसका प्रूफ वगैरह देना तो चाहूँगा, लेकिन अगेन मेरे जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आई थिंक इस वजह से क्या है कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है ना, तो लोग बोलते भी बहुत कुछ है एंड लोग दिखते भी नहीं है तो मुझे लगता है कि प्रूफ रहने देते हैं। बट लेट मी नो, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि लाइक आपको जो भी मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ उसका प्रूफ साथ में देखना ओके है क्या सेम वीडियो में, या फिर आपको अगर कभी प्रूफ देखना होगा तो अलग से देखना चाहेंगे, या बिना प्रूफ के मैं सीधा सीधा बस क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ अगर वो चाहते हैं। डू लेट मी नो, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ इसको लेके। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, प्रूफ दिया जा सकता है, प्रूफ बहुत सिंपल भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन वही है वीडियो लेंदी हो जाती है तो इसलिए नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। चैनल पे और भी वीडियोज़ एंड इसी वीडियो के साथ मैं ऑफिशियली ऐलान कर दे रहा हूँ कि भाई रोड टू जेईई एडवांस 2026 मैं ऑफिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को जितना टाइम मिलेगा, आई नो मैं वीडियोस थोड़ा कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे हैं, अभी वही है, मैं सिंपथी कार्ड, पर्सनल कार्ड वगैरह नहीं खेलना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी हो रही है आजकल एंड थोड़ा सा आलस भी आ रहा है, तो कोशिश करूँगा मैं कि वीकली एटलीस्ट आपको एक वीडियो मिले। बट लेट मी नो जो भी हैं आपके थॉट्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।